स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम का विषय है हृदय संबंधी रोग और सीपीआर की उपयोगिता। और इस विषय पर आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ लखोटिया, विभागाध्यक्ष कार्डियो थोरासिक और वस्कुलर सर्जरी विभाग, BHU। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, हमारी ओर से भी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। और हृदय रोगों पर हम लोगों ने कई बार कार्यक्रमों में आपसे बातचीत की है और श्रोता भी आपके राय सलाह से बहुत लाभान्वित होते हैं। आज हम लोग खास तौर से सीपीआर की उपयोगिता विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे पहले कि श्रोताओं के सवाल आए, सीपीआर और हृदय रोग का आपस में क्या संबंध है और क्या उपयोगिता है इसकी? देखिए, सीपीआर जिसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोला जाता है, ये एक कोई भी इंसान कर सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसमें सीखे हुए हैं इसको, और अगर बहुत जगह से आप इसको सीख सकते हैं। आजकल यूट्यूब वगैरह में भी बहुत अच्छे इसके वीडियोस हैं। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिससे कि आप अगर कहीं पर भी किसी पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, तो उससे उन लोगों की जान बचाई जा सकती है। हृदय रोगों में भी सडन कार्डियक अरेस्ट होता है और उसके अलावा और भी कई सारे कंडीशंस में सडन कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो इनमें सीपीआर करने से उनके जान बचने की जो संभावना है वो 2 से 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है। इसमें करते क्या है आमतौर पे, थोड़ा सा समझने के लिए हमारे श्रोताओं को संक्षेप में आप बताएं। और क्या इसे कोई भी कर सकता है? जी हाँ, इसको कोई भी कर सकता है और इसकी ट्रेनिंग भी ले सकता है। कोई भी ट्रेनिंग ले सकता है, उसके लिए आपको मेडिकल प्रोफेशन का होने का जरूरी नहीं है। तो जो सीपीआर है, देखिए उसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊं कि उसमें क्या किया जाता है। जैसे अगर आप एक वयस्क इंसान का अगर आप सीपीआर कर रहे हैं, बच्चों के सीपीआर थोड़े से स्पेशलाइज्ड होते हैं, मैं अभी वयस्क लोगों के सीपीआर की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपको कोई इस तरह का व्यक्ति मिले जिसको सीपीआर की आवश्यकता है, तो उसका आप अपने देखिए कि उस जगह का वातावरण चारों तरफ का आपके लिए सेफ है कि नहीं है। अगर सेफ है तो सबसे पहले अगर आप कोई हेल्प बुला सकते हैं, एम्बुलेंस को फोन करिए या जो भी इमरजेंसी नंबर है उसको तुरंत डायल कीजिए, या कोई और लोग हैं तो उनको भी हेल्प लीजिए। उसके बाद आप मरीज को एक बार पूछिए कि मतलब कि आप ठीक हैं क्या। अगर मरीज कोई उत्तर नहीं देता और आपको सीपीआर की आवश्यकता लगती है, तो मरीज के छाती के बीच में आपको अपने दोनों हाथ रख करके, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख करके, अपने शरीर का पूरा वजन देते हुए, अपने हाथों को पूरा सीधा रखते हुए छाती को करीब 2 से 2.5 इंच तक दबाना होता है और फिर उस छाती को अपने आप ऊपर आने देने का वक्त देना होता है। ऐसा आप 100 से 120 बार प्रति मिनट की रफ्तार से आपको करना होता है। और उस दौरान यदि मान लीजिए आजकल कई जगह AED डिवाइसेस भी होते हैं, जिसको कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर डिवाइसेस बोलते हैं। तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मार्केट प्लेसेस, कई जगह AED डिवाइसेस वो लाल रंग के होते हैं और आप देखेंगे कि वो लगे रहते हैं। तो उनकी भी सहायता AED डिवाइसेस की ऐसे समय में लेनी चाहिए। और एक तो और है कि आजकल तमाम जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं विभिन्न विभागों के द्वारा, जिसमें खासतौर से सार्वजनिक स्थानों पर जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हार्ट अटैक के हर केस में आपको सीपीआर की जरूरत नहीं होती है करने की। हार्ट अटैक से यदि सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया है तब आपको सीपीआर की जरूरत होती है। उसके लक्षण तब आप बता दें कि जैसे किस स्थिति में हम जाने कि इस व्यक्ति को सीपीआर देने की आवश्यकता है। जी, जैसे मैंने बताया ना आपको सडन कार्डियक अरेस्ट, तो सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है देखिए हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, एक विद्युतीय तरंगे चलती हैं जिससे कि हार्ट की बीटिंग होती है। तो अगर हमारा हार्ट बीट करना बंद कर दे तो उसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। यानी व्यक्ति में कोई भी स्पंदन होना, उसमें कोई हरकत होना बिल्कुल बंद हो जाए। हाँ, सडन उसी समय तुरंत ये सीपीआर करना है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी का अचानक से पूरा बेहोश हो जाना, उसका रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट में। और हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक उसमें कुछ देर तकलीफ होती है, व्यक्ति सीना पकड़ता है, सांस फूलती है। जी, वो तकलीफें होती है और उसमें मरीज तुरंत से बेहोश नहीं हो जाता और उसकी एक्टिविटी हार्ट उसमें बीट करता रहता है। अगर हार्ट अटैक लंबे समय तक चला और अगर मैसिव हार्ट अटैक हुआ तो उसमें कभी कभी हृदय की गति रुक जा सकती है। तो अगर हृदय की गति, हृदय स्पंदन करना, हृदय धड़कना जब बंद कर देता है, तब फिर सीपीआर का रोल आता है। और अच्छा, एक चीज ये बताएं कि जैसे अभी आपने भी कहा कि हार्ट अटैक, दिल का दौरा और सडन कार्डियक अरेस्ट, इसमें क्या क्या फर्क है? देखिए, हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि जो हृदय की धमनियां होती हैं उनमें यदि खून का दौरा, खून का प्रवाह जब रुक जाता है तो हार्ट की मांसपेशियों को खून का प्रवाह कम मिलता है
उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो मरीज को सीने में दर्द होता है, तो इसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। लेकिन जो आपका सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की वो बंद हो जाती है, तो हार्ट का धड़कना बंद हो जाता है। हार्ट अटैक की स्थिति में मरीज अपने सीने में दर्द बताएगा, घबराहट बताएगा, उसको पसीना आएगा, ये सारे के सारे लक्षण होंगे। लेकिन जो सडन कार्डियक अरेस्ट है उसमें चूंकि हार्ट की गति बंद हो जाती है, तो हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देगा, बिल्कुल बेहोशी जैसी स्थिति आ जाएगी, बिल्कुल बेहोशी जैसी। इस बीच एक श्रोता का फोन है डॉक्टर साहब, कार्यक्रम आरोग्यम। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं सर, मैं सुनील कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ, ग्राम खिलाड़ी से बोल रहा हूँ। जी, आज हृदय संबंधी रोग और सीपीआर की उपयोगिता पर चर्चा के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया हमारे साथ हैं। सवाल पूछें अपना। जी 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 सर, ऐसा है ना कि ये मेरे दाहिने साइड में एक पैर ऐसे दर्द उठता है और फिर सही हो जाता है, ये काफी दिन से है, तो ये हृदय से संबंधित है कि या कुछ और दिक्कत है? नहीं, आपके दर्द किस तरफ में होता है, दाहिने की बाएं तरफ? नहीं, दाहिने साइड में होता है। कुछ काम करने पे दर्द होता है या ऐसे ही दर्द रहता है? ऐसे ही एक बैग उठता है, हम गैस समझते हैं कि हमको लगता है गैस है। नहीं, देखिए, गैस संबंधित तो दर्द बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कुछ काम करने पे वो दर्द बढ़ जाता है, या आपके उसके अलावा आपकी जैसे सांस फूलती है, घबराहट होती है, इस तरह के भी कोई लक्षण होते हैं, आपके ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की भी शिकायत है? नहीं सर, अभी तक तो डायबिटीज की शिकायत नहीं था, जांच कराए थे हम। हाँ, नहीं, इसके लिए देखिए आपको किसी भी एक बार जनरली दाएं तरफ में जैसा आप दर्द बता रहे हैं और उसका कोई काम करने वगैरह से संबंध नहीं है, तो हृदय का दर्द होने की संभावना तो इसमें कम जान पड़ती है। बट फिर भी यदि आपको लगता है तो आपको एक बार अस्पताल में आकर के इसके लिए जांच करा लेनी चाहिए। जी, जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जब दर्द होता है ना, तो करक जैसा होता है, इसलिए लग रहा है कि चुभन जैसा होता है। नहीं, इसका तो देखिए सांस लेने में तकलीफ जब दर्द कभी भी होगा सीने के हिस्से में, तो थोड़ा सा आदमी के जो सांस इंसान लेता है ना, तो उसको थोड़ी उसमें रुकावट होती है, तो उस दौरान दर्द का एहसास मतलब सांस लेने में तकलीफ का एहसास हो सकता है। आप किसी नजदीकी अस्पताल में विशेषज्ञ से संपर्क करें। और बहुत शुक्रिया आपको सवाल पूछने के लिए। जी जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग सीपीआर की चर्चा कर रहे थे और बहुत सारे संस्थान हैं, अस्पताल हैं और कई अभियान भी चलते रहते हैं खास तौर से, तो इसको सीखा किन किन जगहों से जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर हमारे यहाँ चिकित्सा विज्ञान संस्थान में इसको सिखाने के लिए बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसको सिखाने के लिए पूरी एक टीम है, तो यदि कोई भी इच्छुक हो, कोई भी संस्था, अच्छा, उसमें कुछ सेशंस चलते हैं या कोई खास अवधि है जिस समय आदमी जाए? उसमें सेशंस चलते हैं, और उसमें जैसे अगर मान लीजिए कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई संस्थान है जिसमें कुछ लोग मिल करके एज ए ग्रुप सीखना चाहते हैं, हमेशा इस तरह की ट्रेनिंग अगर एक संस्थान के ग्रुप के तरह से लोग आते हैं तो वो बहुत अच्छी, ज्यादा बेहतर होगा, एक साथ कई लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो वहां पे मैं अभी एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर देता हूँ, उस ईमेल आईडी पे मेल करके अपने ग्रुप का पूरा प्लानिंग करके वहां पे जा करके आप सीख सकते हैं। वहां पे मैनिक्विन्स वगैरह भी रहते हैं जिसपे कि पूरा विधिवत आपको सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो मेल आईडी क्या है, बता ही दें श्रोताओं को। वो मेल आईडी है skillcenter.ims@bhu.ac.in। मैं फिर से पुनः उसको बोलता हूँ, skill SKILL center CENTREIMS@bhu.ac.in। अब हम लोग हृदय रोग के जो सामान्य बातें होती हैं उस पर लौटते हैं। कार्डियक अरेस्ट से पहले हृदय रोग है व्यक्ति को, ये कैसे कंफर्म किया जा सकता है? जैसे अभी हमारे एक श्रोता ने भी बात की, बहुत सारे लोग सीने में या किसी भी तरफ किसी भी दर्द को हृदय से जोड़ लेते हैं, तो कब पता चले कि हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो रहा है और हमें विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए? देखिए, सामान्यतः जो लक्षण होते हैं हृदय रोग के, अगर आजकल तो कम उम्र में भी होने लगे हैं, लेकिन जैसे 40-50 साल की उम्र से अगर आपकी ज्यादा उम्र है, अगर आप में डायबिटीज, हाइपरटेंशन ऐसी बीमारियां हैं, या फिर आपके परिवार में हृदय रोग की हिस्ट्री है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, उसके अलावा जो आप में लक्षण हो सकते हैं वो सांस फूलना, सीने में दर्द होना, कुछ जल्दी से थकान हो जाना, 1-2 सीढ़ी अगर चढ़े आपको उसमें भी आपको अगर थकान लग रही है, सांस फूल रही है या सीने में दर्द हो रहा है, घबराहट आना, कुछ काम करने पे चेहरे पे या शरीर में बहुत पसीना आना, कमजोरी महसूस होना, धड़कन बहुत ज्यादा महसूस होना, तो ये सारे के सारे हृदय रोग के लक्षण हो सकते हैं।
जी, यानी एक तो है कि जैसे ही किसी में इस तरह के लक्षण आए तो परिजनों को या आसपास के लोगों को जरूर आमतौर पे भी सीपीआर सीख जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। जी जरूर, सीपीआर एक ऐसी चीज है जिसको कि हर इंसान को, हर स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के छात्र छात्राओं को, वयस्कों को, जिसको भी मौका मिले सीपीआर जरूर आना चाहिए। इससे आप अपने घर, परिवार, दोस्तों, जिनको आप नहीं भी जानते हैं, पब्लिक प्लेसेस में अगर कभी आपने इस तरह के इंसिडेंट देखे, उनकी सबकी आप जान बचा सकते हैं। एक तो आजकल की जो जीवन शैली है उसमें तनाव ज्यादा है, खान पान पहले के मुकाबले बहुत फर्क हो गया है, फास्ट फूड का जमाना है, प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। तो क्या इन तत्वों का, जैसे अभी आपने भी कहा कि कम उम्र के लोग भी हृदय रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं, तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये प्रवृत्ति ज्यादा देखी जा रही है? देखिए, कुछ तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ अनमॉडिफाइबल होते हैं। तो अगर अनमॉडिफाइबल की बात करें तो हमारा ये जो भारत का पूरा क्षेत्र है, इसमें एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, तो अपने यहाँ पे हार्ट अटैक होने की चांसेस जो हैं यहाँ की पॉपुलेशन को, वैसे ही जेनेटिकली ज्यादा है। लेकिन उसके अलावा जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जिनको कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल से मॉडिफाई कर सकते हैं, वो बहुत सारे हैं। उसमें हम लोग सबकी जो जीवन शैली है, अगर हम उन पर थोड़ा सा रुक करके ध्यान दें तो हम खुद ही पाएंगे कि कितनी सारी चीजें आज की तारीख में हम लोगों की गड़बड़ है। जी, जैसे पहले के जमाने में लोग शारीरिक श्रम अधिक करते थे और खेती बाड़ी, बागबानी और टहलना, घूमना, ये चीजें जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। खेल कूद भी। जब से इंटरनेट, मोबाइल और इस तरह की चीजें आ गई हैं, व्यक्ति कमरों तक केंद्रित होता जा रहा है। तो ये भी क्या वजह है? ये बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। जब आप प्रकृति के बीच में रहकर कोई भी काम करते हैं, जैसे आपने बोला बागबानी हुआ, खेती हुआ, तो नेचर के साथ आपकी हीलिंग ऐसे ही होती रहती है। और आप काम करते करते भी आप स्वस्थ हवा लेते हैं, आपका मन खुश रहता है, प्रकृति से आपको खुशी मिलती है। तो ये सब बहुत बड़े रीजन है। जितना प्रकृति से दूर होकर के हमारी जिंदगी जो है वो आर्टिफिशियल बनती जाएगी, उतना हार्ट अटैक की रिस्क जो है आपकी बढ़ती जाएगी। और कार्डियक अरेस्ट का आपने जिक्र किया था, इससे किस तरह से बच सकते हैं हम? देखिए, कार्डियक अरेस्ट से हर केस में तो आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में जिनमें कि कार्डियक अरेस्ट का पूर्वानुमान, या जिन बीमारियों में कार्डियक अरेस्ट होता है, उन बीमारियों का प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने बताया, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जी, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से जब हार्ट अटैक आता है तो उसमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की से जो बचने के लिए जो चीजें हैं वो हम लोगों को करनी चाहिए, जैसे जिसमें खान पान हो गया, व्यायाम हो गया, धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं, नशा, कोई भी तरह की ड्रग एडिक्शन, ये सब बिल्कुल भी नहीं, अच्छी नींद लेना। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, तनाव रहित जीवन, अपने आप को कोई हॉबी में इन्वॉल्व करना, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये आपको हार्ट अटैक से बचाती हैं। उसके अलावा सडन कार्डियक अरेस्ट, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके हार्ट में कोई बचपन से कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, कोई दोष है, या फिर आपको वल्वुलर हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीजेज हैं, आपका हार्ट किसी कारण से इनलार्ज्ड है, डायबिटीज है, तो इन सब जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं उनमें भी देखा गया है कि सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो आपको ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर समय रहते चिकित्सीय परामर्श से कंट्रोल में रखने चाहिए। इस बीच एक श्रोता का फोन है जी, कार्यक्रम आरोग्यम। हेलो जी, प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका। नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं आप? आड़िया, अशोक विहार कॉलोनी, फेज 2, श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गाँव। बिल्कुल स्वागत है। विषय और विशेषज्ञ से तो आप वाकिफ हैं ही, अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब को प्रणाम है। नमस्ते। ऐसा है, हमारे पड़ोस में एक कैप्टन साहब थे जी, उम्र उनकी 26 साल थी जी। तो कश्मीर में उनका 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप था जी। कैंप के बाद ये लोग पार्टी अरेंज करते हैं जी। वो पार्टी अरेंज करने के बाद इन्होंने जो भी अपना मौज मस्ती किया, उसके बाद अचानक ही कैप्टन साहब को कुछ हुआ और वो पोल के सहारे खड़े हो गए और गिर गए जी। बाकी सभी कोशिश किया, अधिकारियों ने सीआरपी लेके सब कुछ दिया, सीपीआर जी जी, लेकिन उनको बचा नहीं पाया जी। अब मेरा सवाल ये है कि कार्डियो अरेस्ट जी और सीपीआर जो है, मतलब लिंग भेद में और बच्चों से लेके बूढ़ों तक क्या कोई अंतर है कि प्रोसीजर वही रहेगा? नहीं, देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बड़े दुख की बात है कि उनके साथ ये घटना घटी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर में अंतर है, लिंग में तो कोई इसका अंतर नहीं है, महिला हो या पुरुष हो, दोनों में सीपीआर की जो टेक्निक है सेम रहेगी। लेकिन बच्चों में और बड़ों में जरूर सीपीआर में अंतर आता है। और बच्चों का सीपीआर जनरली जो आम लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट होता है, बट एडल्ट्स का जो सीपीआर होता है उसमें जो लोग सीपीआर सीखे होते हैं
और जो लोग नॉर्मल लोग होते हैं उसकी तकनीक में थोड़ा बहुत अंतर जरूर से आता है, लेकिन कोई बहुत खास अंतर नहीं है। और हर इंसान यदि सीपीआर सही समय पे चालू करे और सही तरीके से करे तो किसी भी इंसान के जान बचने की जो वो है वो 2 से 3 गुना की संभावना बढ़ जाती है। मैं ये कह रहा था कि जो कार्डियो अरेस्ट है, मेरा कहने का मतलब वो उनकी 26 साल एज थी जी। तो ये कुछ डिटेल आप बताइए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब खुशी मनाए, अति खुशियां जाहिर करना, आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए उसमें कई कारण हो सकते हैं। अब उन्होंने पार्टी में कहीं कुछ ऐसे बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं ली थी जिसकी वजह से ऐसा वो लड़का एकदम सही था सर, ऐसा कुछ आदत ही नहीं थी उसकी। तो उसके अलावा जैसे अगर आप कभी कभी बहुत खुशी की अवस्था होती है ना तो आपकी हार्ट रेट का भी असामान्य होना की एक संभावना रहती है। जैसे कहते हैं ना कि एथलीट्स होते हैं जब बहुत ज्यादा दौड़ते हैं या बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि मतलब कि ये अचानक कार्डियो अरेस्ट है क्या, मतलब इसको जरा सिंपल भाषा में। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि हार्ट के अंदर देखिए एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जिसको ऐसे नोड बोलते हैं, वहां से हृदय की गति स्टार्ट होती है और फिर जैसे तार होते हैं ना वैसे तारों के हार्ट के अंदर भी एक तार की संरचना होती है बड़ी महीन और बारीक, उससे पूरे हार्ट के अंदर वो फैली होती है और फिर हृदय के मसल्स को वो एक्टिवेट करती है तो इससे हार्ट पंप करता है। अब अगर हार्ट का जो जनरेटर है अगर वो बंद हो जाता है किसी कारण से अगर जनरेटर बंद हो जाता है तो हार्ट के पास सेकेंडरी और टर्शरी जनरेटर्स भी होते हैं जो कि प्राइमरी जनरेटर के बंद होने पर एक्टिवेट हो जाते हैं स्वतः। तो अगर वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं तो भी हार्ट की गति चलती रहती है। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि हार्ट का जनरेटर बंद होने के बाद में कोई और जनरेटर एक्टिवेट भी नहीं होता और हार्ट पूरी तरह से धड़कन करना बंद कर दे जाता है। तो इसी को सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। यह हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डिस्टर्बेंस आने की वजह से होता है। इसमें हार्ट की गति पूरी तरह रुक जाती है, हार्ट में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती और जब धड़कन नहीं होती हार्ट में, हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता तो इसका सबसे पहला इफेक्ट मस्तिष्क पे पड़ता है। अगर मस्तिष्क को 1 या 2 मिनट से ज्यादा ब्लड की सप्लाई नहीं मिले और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिले तो इंसान तुरंत से बेहोश हो जाता है और फिर उसके बाद अगर 2 से 3 मिनट से ज्यादा समय गुजर जाए सडन कार्डियक अरेस्ट के बाद तो फिर उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अनिल जी, प्रणाम। अभी इन्होंने भी जिक्र किया और बार बार ये जानना चाह रहे थे। सच में इन दिनों हाल के कुछ वर्षों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि लोग पार्टी में डांस कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं या टहल रहे हैं और यंग एज हैं। क्या कोरोना के बाद से ये स्थितियां सामान्य तौर पर थोड़ी सी ज्यादा आई हैं? तो ये क्यों इधर ये बढ़ गया है ये सब कुछ कि जिम में लोग ट्रेडमिल पर सीधे गिर जा रहे हैं अचानक से और विद इन सेकेंड्स जो है उनका देहांत हो जा रहा है? देखिए इसमें सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगा ना कि कोई भी चीज की अधिकता जो होती है ना वो नुकसानदेह होती है। अगर हम ये सोचें कि हम खूब एक्सरसाइज कर लेंगे और खूब अच्छा खाना खाते रहेंगे तो और तुरंत कुछ ही दिनों में मसल बन जाएगा और बॉडी वैसी हो जाएगी। आप किसी ट्रेंड पर्सन की तरह एक दिन में नहीं बन सकते हैं। उसका काम ही है वो कई सालों की मेहनत के बाद उतना दौड़ रहा है। अब आप सोचें कि मैं 2 दिन में बॉडी वैसी बना लूं और जिम में खूब व्यायाम कर लूं और वैसा हो जाए, ये एकदम गलत भ्रांति है। और डांस वगैरह करते समय लगता है कुछ खान पान या कमजोरी या और कोई उसमें चीजें पहले से रहती कई चीजें बिल्कुल रहती हैं। देखिए आप जब इस तरह की कई बार पार्टीज में आदमी ठीक से खाना नहीं खाया रहता है और वो जोश में दोस्तों के साथ मिल करके आपा जिसको कहते हैं ना जोश में होश नहीं खोना, जिसको एक कहावत कहते हैं, तो और अचानक जैसे उन्होंने अभी कश्मीर का जिक्र किया, अगर आप हमारे जैसे बनारस जैसे शहरों के इलाकों से गए जहां तापमान आमतौर पे गर्म रहता है और अचानक आप एक तो सडन चेंज हुआ कुछ घंटों के भीतर और वहां इस तरह से, तो इससे लगता है हृदय पर जोर पड़ता है। जोश में होश नहीं खोना चाहिए, इस पे बिल्कुल हृदय पे जोर पड़ता है। और एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव टेम्परेचर चेंज, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सडन कार्डियक अरेस्ट बिल्कुल करा सकती हैं। एक सवाल हम लोग ये पूछ ले, अभी इन्होंने भी जिक्र किया पिछले में भी कि कुछ ऐसी हृदय संबंधी रोग होते हैं जो बचपन से होते हैं या फिर जैसे हृदय में छेद होना, ये बातें सुनी जाती हैं आमतौर पे। तो बच्चों में किस तरह के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं शुरुआत में ही जो पता चल जाए कि इससे हृदय रोग है? देखिए बच्चों में जो सबसे पहला एक लक्षण जो माँ ऑब्जर्व करती हैं नवजात बच्चों में, जी नवजात बच्चों में, वो ये माँ कहती है कि बच्चा दूध पीते पीते छोड़ देता है, पूरा दूध नहीं पी पाता। ये एक बहुत ही मतलब सामान्य लक्षण है, ये माँ ऑब्जर्व करती है कि बच्चा दूध नहीं पी पाता। दूसरा, बच्चे की धड़कन भी माँ ऑब्जर्व करती है कि जोर जोर चलती है। तीसरा, बच्चा सांस बहुत ज्यादा जोर जोर से लेने लगता है, थक जाता है बच्चा बहुत जल्दी, या दूध पीते पीते बच्चे के माथे पे पसीना आ जाता है, या बच्चे के होंठ नीले हैं, बच्चे की जीभ में नीलापन है, या जब बच्चा रोता है तो वो नीला पड़ जाता है। तो इस तरह के जो लक्षण है वो इंडिकेट करते हैं कि बच्चे के दिल में कोई
तो आजकल तो जैसे कि गर्भावस्था के दौरान भी बहुत सारी जांचें होती हैं, तो उनमें क्या ये बात पता चल पाती है या नहीं? जी बिल्कुल, उनमें ये बातें पता चल जाती हैं। आजकल अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती हैं उसमें कई स्टेजेस की होती हैं, तो जो उसके लेवल्स होते हैं, तो जो लेवल 3 अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह होती है उसमें बहुत सारे हृदय के रोग आपको समय रहते पता चल सकते हैं। तो यानी उन जांचों से भी अवश्य गुजरना चाहिए। और इस बीच हम एक श्रोता के कॉल से गुजरते हैं। जी, कार्यक्रम आरोग्यम। हाँ सर, नमस्कार। नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम ग्राम हर्षवाड़ी से बात कर रहे हैं, पृथ्वीनाथ पांडे। जी, हृदय रोग संबंधी विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया। प्रश्न पूछें डॉक्टर साहब से। हाँ तो सर ऐसा है कि हमारे हृदय में जी हमारे बोलें। हृदय में 3 नस जो है ब्लॉकेज हो गया है जी तो हमने कहीं ऑपरेशन नहीं करवाया, जी दवा पर चलते हैं, जी उससे हमको परेशानी हो गया कि हमारे गोले में झुनझुनी बहुत तेज है और आज तक झुनझुनी ठीक नहीं हुआ। डायबिटीज है, शक्कर का बीमारी? तो हमारे पास कोई बीमारी नहीं उसके अलावा। तो आप मतलब 3 अगर आपके हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेड है और आपने डॉक्टर ने जरूर आपको सलाह दी होगी कि इसका ऑपरेशन आपको समय रहते करा लेना चाहिए। कहा तो था, हमने दिल्ली तक गया ऑपरेशन करवाने के लिए, वहाँ नहीं डेट दिया 4 महीने का, फिर हम गिरवे नहीं किए, दवा के ऊपर चल रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो मैं तो इसको आपको अनुमोदित नहीं करूंगा आपके इस प्रयास को। बिल्कुल आपको ऑपरेशन, यदि तीनों नसें में ब्लॉकेड हैं तो ऑपरेशन कराना चाहिए। अब आपकी जो हार्ट में झुनझुनी की समस्या है, इसको तो देखने के बाद ही इसके बारे में कुछ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ऑपरेशन की सलाह है तो ऑपरेशन टालना नहीं चाहिए। सब कुछ हो गया और दवा भी चल रहा है। हम जहाँ पर अपरारत केंद्र में जी, वहाँ पर मैंने डॉक्टर के इम्यून के विषय में बताए थे जी, तो उन्होंने दवा लिखा है, दवा 3 महीना से खा रहे हैं, लेकिन नहीं देखिए, दवा तो आपको खानी ही है, दवा तो आपको ऑपरेशन के बाद भी चलती है, लेकिन अगर किसी चीज में ऑपरेशन की जरूरत है तो वो ऑपरेशन जरूर करवाना चाहिए। ये चीज दवाई से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। अगर आपकी 3 नसें ब्लॉकेड हैं हार्ट में तो वो दवाओं से ठीक नहीं होंगी, उसके लिए ऑपरेशन ही इलाज है। यही सर समस्या जी, है। बहुत शुक्रिया। आप हृदय रोग विभाग में किसी भी सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग आमतौर पे ये कि आजकल जैसे जीवन शैली की बात हम लोगों ने की कि तनाव, खान पान में बहुत परिवर्तन आ गया है, उसके कारण से इस तरह की चीजें, स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो जीवन शैली, व्यक्ति की आदर्श जीवन शैली किस तरह की हो कि वो शुरुआत से ही सतर्क रहे और इस तरह का उसका जीवनचर्या उसकी हो कि इस तरह हृदय रोग से वो कम से कम बच सके? देखिए, आदर्श जीवन शैली तो हम लोगों की उसमें बहुत सारी चीजें हैं और सबसे पहले मेरे हिसाब से खान पान आना चाहिए, क्योंकि जो खान पान है वो ईश्वर की दी हुई औषधि है। खाने को हम एक प्रकार से सोचें तो वो ईश्वर की ही औषधि है और वो नेचुरल ड्रग है। अगर हमारी वही गड़बड़ होगी तो हमारा पूरे शरीर के सारे और जीवन इतना व्यस्त हो गया है, फास्ट फूड का जमाना है, हर कोई बाहर से तुरंत ऑर्डर करके लोग मंगाते हैं, तो इस तरह के तेल, खान पान, मसाला युक्त बहुत तेज चीजें, आप ये समझिए कि वो आप जहर खा रहे हैं, बस वो आप जहर खा रहे हैं। जितना हो सके घर का सात्विक भोजन खाना चाहिए, ये तो पहली चीज हुई। उसके अलावा अगर हमारा वेट ज्यादा है तो उसको कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सबको कंट्रोल में रखना, खुश रहना, अपनी हॉबीज पे ध्यान देना, प्रकृति के साथ समय गुजारना, कोई भी तरह का नशा नहीं करना, टोबैको स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं। यदि वजन ज्यादा है तो उसको कंट्रोल में रखना। अच्छी नींद एक ऐसी चीज है कि यदि वो हम अच्छी पूरी ना लें तो उससे शरीर में बहुत तरह की, हमारी इम्यूनिटी तो कम होती ही होती है और भी बहुत तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। और इसमें गीत संगीत मनोरंजन की कितनी भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जीवन आजकल बहुत तनावपूर्ण है और वर्क प्लेस हो, कहीं पे भी हो, आपस में घर परिवार में भी, तो तनाव से बचाव की जहां तक बात है वो तो दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। देखिए, आपने गीत संगीत बोला तो मैं तो विविध भारती को बहुत बड़ा डॉक्टर कहता हूं पूरे भारतीय समाज का। विविध भारती ने गीत संगीत से भारतीय समाज में रियली में एक डॉक्टर की भूमिका बहुत बखूबी निभाई है। यानी इस तरह की कोई चीज, कोई शौक आदमी रखे। और रेडियो तो जैसा आपने सही कहा कि दिन भर उपयोगी जानकारी, बातें तो आती ही हैं, साथ ही गीत संगीत से मनोरंजन होता है। और जिन चीजों पर होता है क्या है कि मन में जब कोई बात चुभती है, लगती है, तो निरंतर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जी,
यही तनाव का जनक और है। रेडियो अगर आप देखें ना, तो रेडियो की जो सबसे बड़ी खासियत मुझे लगती है, मैं बचपन से रेडियो सुनता आया हूं, मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है ना कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको डिस्टरबेंस नहीं पैदा करता है। आपने हल्का से रेडियो चला करके छोड़ा है और वो आपका काम भी कर रहे हैं और आपका मनोरंजन भी हो रहा है। बिल्कुल। इस बीच एक श्रोता का सवाल। जी, कार्यक्रम आरोग्यम, नमस्कार। अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम ग्राम दशरथपुर दशरथ बोल रहे हैं, वाराणसी से। जी, हृदय रोग के संबंध में अपना प्रश्न पूछें। हमारे अस्थमा सीढ़ी में जो है वो दर्द आ जाता है रात में कभी कभी। आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है आपने बताया, दमे की शिकायत है? हाँ, खांसी तो नहीं आ गया, बलगम सलगम कुछ नहीं, तो ये तो आप जो तकलीफ बता रहे हैं, अगर आपको अस्थमा या दमे की शिकायत है तो ये तो आपको कोई भी हमारे सरकारी अस्पताल में जो पल्मोनरी एंड टीबी विभाग होता है उसके जो विशेषज्ञ होते हैं, या जनरल मेडिसिन विभाग में जाकर के एक बार चेकअप कराना चाहिए। खांसी और बलगम अस्थमा के मरीजों को, और खासकर जाड़े में तो वो बिल्कुल ही बढ़ेगा आपका, और जाड़े में ये तकलीफ और बढ़ेगी। हाँ डॉक्टर जी, है तो प्रॉब्लम और राती के कभी कभी आ जाला, दर्द करे लगेला। नहीं, ये अब रात में जो दर्द होता है वो सीने में दर्द हृदय की वजह से है, हृदय की बीमारी की वजह से है कि आपके अस्थमा और लंग की प्रॉब्लम की वजह से है, ये तो जांच करने पर ही क्लियर हो पाएगा कि वो दर्द किस वजह से है। लेकिन अभी ठंडी का जो मौसम आएगा तो इसमें आपको बिल्कुल माने जैसे सोते वक्त भी अगर आप ध्यान रखें, कुछ आप गर्म पी करके सोएं और अपने जहां भी आप सोते हो वो पूरा स्थान अच्छे से गर्माहट भरा होना चाहिए। और उसके अलावा पानी का भी सेवन गर्म करें, गर्म भाप ले सकते हैं, उससे डीप इनहेलेशन मतलब लंबी सांस ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं, तो ये सब चीजों से आपको फायदा। बताया था कि लंबी सांस लिया करो और धीरे धीरे छोड़ो। हाँ, वो प्राणायाम करना बहुत फायदेमंद रहता है ऐसी चीजों के लिए। करेगा सर जी, डॉक्टर जी। जी, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। अभी इन्होंने भी जिक्र किया और आप भी बता रहे थे, क्या मौसम का भी हृदय रोग से कोई सीधा सीधा संबंध है? जी बिल्कुल है। मौसम का देखिए, हमारे हार्ट पे किसी भी तरह का लोड जब भी पड़ेगा ना, तो हार्ट के काम करने की जो हार्ट की एक्टिविटी है उस पर असर पड़ता है। तो यदि बहुत ठंडा मौसम है तो बहुत ठंडे मौसम में खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं या जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, जिनके दिल में कोई तरह की बीमारी है, उन लोगों को तो और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ठंडे मौसम में ठंड से बहुत ज्यादा बचें, क्योंकि जितना ज्यादा ठंड बढ़ेगी इस तरह के दिल के दौरे, हार्ट अटैक, ये सारे के इंसिडेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो बुजुर्गों का किस तरह से खास ख्याल रखना चाहिए, खासतौर से जिन्हें हृदय संबंधी इस तरह की कोई बीमारी हो? ठंड के मौसम में उन्हें किसी भी तरह से ठंड ना लगने पाए, अगर हो सके तो दिन में 2-3 बार खासकर रात के वक्त में आग को ताप सकते हो तो तापें, या जो उनका कमरा है वो अच्छा गर्माहट वाला होना चाहिए, रात में अच्छे से ढक के सोएं, गर्म पानी वगैरह का सेवन करें, और स्नान के लिए भी गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। एक चीज और सामान्य सी चीज सुनी जाती है कि क्या नींद के बाद अचानक तुरंत नहीं उठना चाहिए, क्या इसका भी कोई सीधे संबंध है? नहीं, देखिए इसका कोई सीधे साइंटिफिक प्रूवन संबंध तो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली नींद के बाद अगर आप तुरंत उठ के खड़े होते हैं तो बॉडी कई देर से चूंकि आपकी सोई रहती है, लेटी रहती है, तो एक जिसको कहते हैं कि, और ये चीज हम लोग तभी महसूस करते हैं अगर आप बैठे हुए हैं नीचे और फिर तुरंत उठते हैं 15-20 मिनट आधे घंटे बाद, तो थोड़ा सा चक्कर आना या धुंधला दिखना, ये तो क्या ये सामान्य सी बात है या किसी रोग के लक्षण? ये सामान्य सी फिजियोलॉजिकल बात बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो उसको कहते हैं कि एक हाइपोटेंशन आपके शरीर में होता है, मतलब बीपी आपका एक मोमेंट्री कम हो सकता है, क्योंकि जब आप लेटे हैं तो आपका हार्ट उस लेटे हुए शरीर के हिसाब से अपना ब्लड पंप कर रहा था। अब अचानक से जब आप खड़े हो जाते हैं तो 1 मिनट के लिए हार्ट को उस स्थिति में एडजस्ट करने का थोड़ा सा वक्त लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप सोए हैं तो सोने के बाद आप सीधे ना खड़े होइए, सोने के बाद आप उठ के अपने बिस्तर पे मुश्किल से 15-20 सेकंड भी बैठे रहें। बिल्कुल, और तमाम जो अपनी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, और जिनसे हम अनुभूत करते हैं चीजों को, उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए जागृत होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम लोग हैं और सीपीआर से हम लोगों ने जिक्र, इस प्रोग्राम का सीपीआर के जिक्र से शुरुआत की थी। चलते चलते ये एक सवाल जहन में आता है कि किस समय सीपीआर देना चाहिए, और अगर विलंब हुआ यानी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, और देर होने से क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, सीपीआर तुरंत चालू करना चाहिए। पहले आप हेल्प को बुलाइए, मदद को भी बुलाइए, और आप सीपीआर तुरंत चालू करिए। कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। तो सीपीआर अगर आपको नहीं भी आता है, आप सीपीआर के बहुत से वीडियोस हैं, यूट्यूब पर भी हैं, आप उनको देख लिए, या जैसे मैंने बताया कि जिन जगह पे आप सीख सकते हैं वहां करके सीखिए। और किसी भी इंसान को अगर जरूरत है तो तुरंत सीपीआर स्टार्ट करिए। दूसरा, यदि कुछ देरी करके सीपीआर स्टार्ट हुआ तो अब तक अगर दिमाग पे इंजरी हो चुकी है
तो वो दिमाग में हमेशा के लिए वो इंजरी रहेगी। पेशेंट को बाद में पैरालिसिस भी हो सकती है या पेशेंट हमेशा के लिए कोमा की स्टेट में भी रह सकता है। तो सीपीआर तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, यानी थोड़ी सी जीवन शैली पर हम लोग ध्यान दें, खान पान और प्रकृति और मनोरंजन के नजदीक हम रहें तो जरूर अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। और जहां तक सीपीआर की बात है, वो आपने बताया भी कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सीख लें तो अपने परिजनों और समाज में बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग लाभदायक और सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आरोग्यम कार्यक्रम में आज हमारे बीच श्रोताओं विशेषज्ञ थे प्रोफेसर सिद्धार्थ लखोटिया, विभागाध्यक्ष कार्डियो थोरासिक और वस्कुलर सर्जरी विभाग, BHU वाराणसी। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और श्रोताओं के इतने सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया आपका हम सब की ओर से। नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।